सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। नाजरीन, 2 दिन पहले कराची में कायद आज़म के मज़ार के पास अ, एक नई अलायंस जो बनी है पाकिस्तान में, डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, अ, उसने जलसा किया और जिसमें 10-11 जमातों के लीडरान ने मिलकर उस जलसे में तकरीरें की। लेकिन उस जलसे से पहले एक एक्टिविटी हुई, और वो ये थी कि सफदर इवान और उसकी बीवी मरियम सफदर, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, वो अपने साथ लोगों को लेकर गईं और कुछ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान थे। उन्होंने कायद-ए-आज़म का मज़ार के अंदर के अहाते में, जहाँ पर लोग जाते हैं, फातहा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बड़े-बड़े हेड ऑफ़ स्टेट्स जब आते हैं, पाकिस्तान का विज़िट करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल है, एक तरीक़ाकार है, ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए फ़ादर ऑफ़ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता रखा जाता है, 2 मिनट की ख़ामोशी इख्तियार की जाती है और उसके बाद में वहाँ दुआ की जाती है। ये दुनिया के तमाम महज़िब ममालिक में होता है। इसी तरह से वो अपने फ़ाउंडर को, अपने कायद को ख़राज अक़ीदत पेश पेश करते हैं मुल्कों में, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी पाकिस्तान के मौजूदा या साबका लीडर से, ज़िंदा या वफ़ात पा गए, उनसे नहीं मिलाया जा सकता। कोई कंपैरिज़न नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रुतबा, उनका उनकी इज़्ज़त, एहतराम का एक अलग मर्तबा है, जो यूनिक है और सबसे आला है। तमाम पाकिस्तानियों को का फ़र्ज़ है और उन पे लाज़िम है कि वो फाउंडर ऑफ़ द नेशन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, और उनका जो मज़ार है, जहाँ कायद दफ़न है, उन पर फ़ातह-ख़्वानी करें और उनकी इज़्ज़त करें, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये हमारी बहैसियत पाकिस्तानी कौम, हमारी एक हमारा असासा है ये, हमारी निशानी है, हम इससे पहचाने जाते हैं। कायद-ए-आज़म के मज़ार से दुनिया में पाकिस्तान पहचाना जाता है। दुनिया के बड़ी-बड़ी जब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, जब रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें पाकिस्तान के सिंबल में कायद-ए-आज़म का मकबरा भी आता है। लेकिन कुछ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ने एक हिकमत अमली के तहत, एक स्क्रिप्ट के तहत वहाँ पर गए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि जी पहले भी हुआ है, लेकिन ये गलत है। उस अहाते में, उस अंदर, जहाँ पर फ़ातहा पढ़ी जाती है, ख़राज तहसीन पेश किया जाता है, जहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत होती रहती है और जहाँ पर गार्ड भी खड़े होते हैं, उस जगह कभी ऐसा वाक़या देखने में नहीं आया। इन आँखों ने कम से कम नहीं देखा। ये इंतहाई शर्म और डूब के मरने का मुकाम है पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को के लिए, पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, किस तरह से कुछ लोगों ने जाके वहाँ पर ये हरकत की। मेरी अपनी एनालिसिस के हवाले से, मैं तकरीबन 25-30 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान की सियासत पे रिपोर्टिंग भी की है मैंने, एनालिसिस भी करता हूँ, बहुत दूरअंदेशी से सोचता भी हूँ। बेशतर टाइम सोचने में लगता है, फिर मैं लिखता भी हूँ, और उसके बाद में मैं, अब ये जब से सोशल मीडिया शुरू किया हुआ है, तो मैं वीडियो मैसेज भी इसमें रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाता भी हूँ। मैं अपने तमाम पेशों के अलावा बहैसियत अतीकुल हसन, बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और हर उस चीज़ पे मेरा दिल दुखता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही होती है, और मैं हर उस चीज़ की वकालत करता हूँ जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। आपने देखा कि मैं पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करता हूँ, ख़ास करके पाकिस्तान के जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, सिंध अर्बन एरियाज़ से, हैदराबाद, सिंध से, कराची से, मैं उसके मसले पे बात करता हूँ। मैं वहाँ पर इंसाफ़ के, वहाँ पर मेरिट सिस्टम को नाफ़िज़ करने की बात करता हूँ। मैं पाकिस्तान में बहुत सारे यूनिट्स बनाने की बात करता हूँ। मैं कराची को उसके हुकूक देने की बात करता हूँ। इन सारी बातों का मकसद मेरा सिर्फ़ एक होता है। मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तरीके हैं
अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान के शहर मजबूत होंगे, पाकिस्तान का कमर्शियल सिटी कराची मजबूत होगा, ये चीज़ें करने से। तो बहरहाल सुनने वाले, देखने वाले अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना जो उनका माइंड सेट है, जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनके हिसाब से बातें करते हैं। कुछ नातजुर्बेकारी है, कुछ लाइल्मी है, कुछ तालीम की कमी है, कुछ पाकिस्तान की तारीख़ की जानने की कमी है, इसलिए बातें करते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ एक है। अगर मैं कराची के मसले पे बात करता हूँ, मैं महाजरों के मसले पे बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान के मसले पे बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बात करता हूँ, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कॉज़ होता है मेरे एनालिसिस का एंड में, कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक है। मैं उस पे बात करता हूँ, इसीलिए मैं ये अपना टाइम लगाता हूँ और आप तक बातें पहुँचाता हूँ कि शायद ये सुनने वालों को, देखने वालों को एहसास हो कि ये मुल्क, खुदादाए मुमलिकत जो है पाकिस्तान है, ये हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में एक ही इस्लामी मुल्क है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकतवर फ़ौज है, जिसके पास एटॉमिक पावर है। अल्लाह ताला ने हमें सारे मौसम दिए हैं, हमें अल्लाह ताला ने कुदरती ख़ज़ाने दिए हैं और इसकी हिफ़ाज़त करना हर पाकिस्तान पे लाज़िम है। और जो इस पाकिस्तान को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच, उनके उसूलों के ख़िलाफ़ हैं, नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी जंग होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ हमें बोलते रहना चाहिए। और उसमें कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, उनका अपना एजेंडा है, और कुछ लोग लाइल्मी की वजह से बातें करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक कायद-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान की शायद अब वो वैल्यू नहीं रही, जो उनके नज़दीक नवाज़ शरीफ की, ज़रदारी की या किसी और की वैल्यू है। उनकी बातों से, उनकी हरकतों से यही लगता है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर देखें, तो ये वो लोग हैं, ये वो अनासिर हैं, ये उनकी पैदावार हैं, ये उनकी दूसरी नस्लें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में भी पाकिस्तान की मुखालफत की, कायद-ए-आज़म की मुखालफत की, हत्ता कि कायद-ए-आज़म को काफ़िर आज़म तक कहा, कायद-ए-आज़म ने बर्दाश्त किया। वो अकेले निकले थे अपने कुछ साथियों के साथ, और उसके बाद में लाखों का मजमा उनके पीछे चला, और उन्होंने देखा कि एक ही मुसलमान लीडर है जो हमें हिंदुस्तान के गोरों के और हिंदुओं के कब्ज़े से हमें आज़ाद करा सकता है, और हमें एक इस्लामी मुमलिकत दुनिया में दे सकता है। और जब पाकिस्तान कायम हुआ, तो दुनिया की सबसे बड़ी अज़ीम एक रियासत थी, आबादी के लिहाज से भी, रक़बे के लिहाज से भी। लेकिन उसके बाद, पाकिस्तान के बाद, वही ताकतें जो कि एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए को तस्लीम जिन्होंने नहीं किया, आज तक नहीं किया, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगी रहीं, और मुख्तलिफ़ तरीके से हमारी पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसको कमज़ोर करती रहीं, और ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में की गईं, जिससे पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आज वही उनकी औलादें, उनकी नस्लें पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा कहती हैं, पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे जाके उनकी इंसल्ट करती हैं। लोग कहते हैं कि ये जी वो पहुँच गए, वो दुआ करने गए थे, लेकिन मेरे एनालिसिस ये कहती है, वक़्त बताएगा कि ये इनका स्क्रिप्ट है। ये एक आलमी एजेंडा है, पाकिस्तान को क्रैश करने के लिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा करने के लिए, और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि पिछले 10-20 साल में इस्लामी दुनिया के साथ क्या हुआ है, अरब मुमलिकत में और अरब इलाकों में क्या हुआ है। ये मुसलमानों के खिलाफ जंग सीरिया में हुई, शाम में, इराक में, फिर इजिप्ट में, लीबिया में, ईरान में, ईरान के पीछे लगे हुए हैं, और उनका हदफ फिर पाकिस्तान है। ये हम सबको पता होना चाहिए, और ये उसी मामले की कड़ी है। और ये जो लोग आज पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं, ये उनके किराए के टट्टू हैं, ये उनका स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, और इनको ये लालच दिया गया है कि जी हम आपको आपकी रियासतें बनाकर दे देंगे। ये चाहे ग्रेटर पंजाब का मंसूबा हो, ग्रेटर कराची का मंसूबा हो, सिंधु देश का मंसूबा हो, बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, और ये एक ही इनकी जो लगाम है, वो उन्हीं ताकतों के हाथ में है, जो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते। पाकिस्तान को चाहते नहीं कि वो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर रहे। ये वही लोग हैं
इसमें अमेरिका का भी हाथ है, इसमें भारत का भी हाथ है और इसमें यहूदियों का भी हाथ है। इसमें वो तमाम पावर्स शामिल हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो इस्तेमाल हमारे ही लोगों को करते हैं। अगर अगर हम जाके तारीख में देखें तो ये वो एलिमेंट्स को खरीदते हैं। आज भी ये लोग जो नज़र आते हैं आपको स्टेज पे 11-12 पार्टियों का अलायंस बना के और बातें करते हैं जमहूरियत की और अवाम की, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं शुरू से, नज़रियाती तौर पे खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। कब तक पाकिस्तान में इनको छूट देती दी जाती रहेगी? कब तक? कब तक इनको इनकी ये बातें बर्दाश्त करती जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत? अब वक़्त सर से पानी जो है ना सर से ऊपर चला गया है। सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस बात को कहते हुए भी कई दहाइयाँ हो गई, पाकिस्तान में किसी को सज़ा नहीं मिलती। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है। पाकिस्तान के कायद के नज़रियात को गलत साबित करने की बात की जाती है। सोशल मीडिया पे बैठ के बड़े-बड़े फ़लसफ़ी और बड़े-बड़े दानिश्वर बनते हैं। वो कायद-ए-आज़म को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी-ऐसी बातें मीडिया पे लिखते हैं। कभी कोई महज़िब कौम अपने कायद के खिलाफ एक लफ्ज़ बात नहीं करती। लेकिन आजकल के जो अपने आप को काबिल कहते हैं, अपने आप को फ़िलॉसफ़र कहते हैं और सियासत के माहिरीन कहते हैं, वो ये बातें करते हैं कि अगर कायद-ए-आज़म ने गलती की तो ये भी कर सकते हैं। क्या गलती की कायद-ए-आज़म ने? पिछली सदी में ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ, ये दुनिया के बड़े-बड़े मौरख़ीन ने अपनी किताबों में लिखा है। कायद-ए-आज़म ने कभी उसूलों पे सौदा नहीं किया। बहुत से लोग मिसालें देते हैं, कायद-ए-आज़म तो कांग्रेस में थे, बिल्कुल थे। कायद-ए-आज़म ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी बात की जब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हिंदू लॉबी, हिंदू पावर, गोरे मुसलमानों के हुकूक को कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्ट कर दें ताकि मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों की जो आज़ादी है, उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो उनको मिल सके। बहुत सारे उन्होंने 30-40 साल उन्होंने इस पे जद्दोजहद की, प्रपोज़ल पेश किए और उसके बाद में कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि दैट्स एनफ नाउ और उन्होंने फिर ये बात की कि वो पहचान गए कि ये क़ुव्वतें मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देंगी, लिहाज़ा हमें आज़ाद मुमलिकत चाहिए और ये कायद-ए-आज़म ही नहीं थे, अल्लामा इक़बाल का भी ख्वाब था ये। ये लियाक़त अली ख़ान का भी सोच थी और बहुत सारे लीडर्स जो उस वक़्त थे, वो उनकी सबकी सोच थी, मुश्तरका फ़ैसला था और जब उन्होंने ये फ़ैसला किया और जब मुस्लिम लीग के बैनर के नीचे पाकिस्तान का नारा लगाया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको बहुत सारी लालचें दी गईं। ये जो आज बातें करते हैं लोग कि जी कायद-ए-आज़म ने भी ये बात की थी, कायद-ए-आज़म ने बहुत आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने कायद के खिलाफ ऐसी बात करते हुए। मुँह से कोई लफ्ज़ निकालते हुए आपको सोचना चाहिए कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन। जैसे आपका घर में आपकी फैमिली में आपका बाप है, इस तरह वो हमारे मुल्क का बाप है वो। अगर कायद-ए-आज़म को कोई कायद-ए-आज़म के लिए कोई थोड़ी-सी भी गलत नज़रियात की बात करता है, तो वो ऐसे ही जैसे अपने बाप के लिए बात कर रहा है जिससे वो पैदा है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ही वॉज एंड ही इज़ आवर फादर। वो रुतबा है, वो रुतबा उनको देना चाहिए। इस पे पाकिस्तान में ना कभी बाकायदगी के साथ ना कभी तरबियत दी गई लोगों को, ना उनको उनको ना ये विज़न दिया गया क्योंकि चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू आकर बैठ गए और उनको बिठा दिया गया और आज पाकिस्तान किस मुकाम पे खड़ा है, एक ख़तरनाक तरीन मुकाम पे खड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के सो कॉल्ड सियासी ग्रुप जो बैरूनी ताकतों के इशारों पर खेलती हैं, आज वो पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर लगी हुई हैं। आज वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जलसे कर रही हैं और हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज मसलतों को तहत बैठ के वो टेलीविज़न पे उनकी तकरीरें सुन रही है। यही हुआ था 70 में, 1970 में और 71 में जब बांग्लादेश बना, तो मैं उसमें 9वीं या 10वीं जमात में था। मुझे अच्छी तरह याद है, किस तरह से पाकिस्तान की अवाम को, मगरबी पाकिस्तान की अवाम को डार्क में रखा गया और किस तरह से उनको आज़ादी दी गई और पाकिस्तान टूट गया। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। ये जो बैठ के कराची में तकरीर हुई, जलसे हुए हैं,
पहले तो पाकिस्तान एक हमें शर्म की बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई कुडंट स्लीप ऑन दैट नाइट व्हेन आई वाज लुकिंग द क्लिप्स ऑफ दैट a black, you know, ब्लैक नाइट फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए एक शर्म का मुकाम था कि हमारे बाबा कौम के मज़ार के ऊपर कोई खड़े होकर नारे लगा रहा है। और हमारी फिर एक बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब ड्रामा था। केस रजिस्टर कर लिया और यूँ हुआ, फिर वो अदालत में गए, फिर उनको 1 लाख की ज़मानत दे के छोड़ दिया गया। कायदे-आज़म बानी पाकिस्तान के मज़ार पे उनकी कोई बेरुमती करे, उसकी सज़ा ये है कि उसको 1 लाख रुपए कैश दे के वो ज़मानत लेके छोड़ के कोर्ट से वो बाहर आ जाए? क्या कानून है हमारे मुल्क का ये? हमें शर्म आनी चाहिए। और अगर यही हमारे इरादे, यही हमारी हरकतें रही पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की फ़ौज की, तो जो एंटी एलिमेंट्स हैं, जो ताकतें पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, इन लोगों के थ्रू, जो आज नज़र आ रहे हैं जलसे जुलूस करते हुए, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएँगे। फिर हाथ मलते रह जाना बैठकर। फिर हम सबको हिंदुओं के जूते चाटने पड़ेंगे। फिर वही गुलामी भुगतनी पड़ेगी जो आज से 70 साल पहले थी। आपको एक आज़ाद मुल्क दिलाया जिन्होंने, आपको उनका पास नहीं है। किस तरह से ये हो गया? कैसे वफाकी गवर्नमेंट खामोश बैठी है? क्यों? मैं अगर होता तो इस पे सिंध गवर्नमेंट को सैक करना चाहिए था, गवर्नर को, वज़ीर आला को सैक करना चाहिए। ये कोई कम बात है? ये कोई खबर है खाली? ये इंसल्ट है हमारी पूरी 22 करोड़ अवाम की कि हमारे बाबा कौम के मज़ार पे जाके कोई बेहुरमती करे। वहाँ पर हमेशा जो लोग जाके जो कायदे के मज़ार पे गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ हमेशा 4 गार्ड चारों तरफ खड़े रहते हैं और नीचे फिर एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर सिक्योरिटी होती है। कहाँ गई वो सिक्योरिटी, वो गार्ड? लेकिन ये प्लान था ये। इसमें सिंध गवर्नमेंट शामिल है, इसमें पीपुल्स पार्टी शामिल है, इसमें बिलावल जरदारी शामिल है, इसमें आसिफ जरदारी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ शामिल है। ये सब प्लान करके किया गया। क्यों? दुनिया को और अपने पाकिस्तान के दुश्मनों को दिखाने के लिए। आज पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों में ये फिल्म चल रही है कि देखे जी, ये है वो कौम, ये करती है। ये तो अपने कायद के मज़ार को नहीं छोड़ती है। आप लोग, हमारी पाकिस्तान की कौम सो रही है और फिर कुछ लोग बैठ के मीडिया पे मज़े ले रहे हैं। बातें करते हैं कि जी यूँ भी हुआ था, यूँ भी हुआ था, कायद-ए-आज़म ने भी तो ये किया था, फलाने भी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये बात सोचते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपने क्या देखा है? कैसे बना है पाकिस्तान? जिनके लाखों लोगों ने, मुसलमानों ने शहादतें दी हैं, जिनके ख़ानदान ख़त्म हो गए, उनसे पूछें जाके आप, कैसे बना है मुल्क ये? लियाक़त अली ख़ान ने अपनी उस ज़माने के करोड़ों रुपए के असासे कायद-ए-आज़म ने और तहरीक पाकिस्तान के साथियों ने छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में, कोई क्लेम नहीं लिया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। आज जिनके जो भिखारी थे, मजदूरी करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, लोहार थे, जिनके पास रहने को सही जगह नहीं थी, आज वो लंदन में बैठे हुए बड़े-बड़े महलात बना के बैठे हुए हैं और हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, केस चला रहे हैं कि जी वो मुजरिम है या नहीं है। किसको सज़ाएँ होती हैं? क्यों सज़ाएँ नहीं होती? क्यों सज़ाएँ नहीं हो रही हैं आजकल? और फिर हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, तकरीरें करने का टाइम है ये? ये चैलेंज करने का टाइम है ये? क्यों एक्शन नहीं लिया 2 दिन से? कैसे वो छूट गया? कैसे उसको ज़मानत मिल गई? उसको जज को, उसको जिसने ज़मानत दी है, उसको उठा के अंदर करना चाहिए उस जज को। ये नाक़ाबिले बर्दाश्त बात है ये, ऐसी हरकत है ये। लेकिन हमारे यहाँ ये एक खबर है हमारे मीडिया की, हमारे यहाँ ये एक डिबेट का टॉपिक है ये। तो ये इस वक़्त लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए। सारे लोग सोशल मीडिया पे बैठ के इस पे कंडेम करें। पाकिस्तान की, बड़े आराम से पाकिस्तान की आर्मी को उठा के आप बुरा कर देते हैं। मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी ने मिस्टेक्स किए हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म किया 1958 में मार्शल लगा के। एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट चल रही थी 4-5 10 पिछले 1947 से और 1957 तक 10 साल बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी। वज़ीर-ए-आज़म आ रहे थे, जा रहे थे, कंटिन्यू होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ
मैं भी कहता हूँ गलत हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। हमें पाकिस्तान की ताकतवर फौज की जरूरत है। हमें से मुराद इस पाकिस्तान को, इस फौज की जरूरत है। आप ये बात क्यों नहीं समझते? क्यों खोपड़ी में नहीं आती आपको? आपको सिर्फ ये बात छोड़ दें। आप किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान की फौज ने क्या किया माजी में, और पाकिस्तान के ये खरीदे हुए जर खरीद गुलाम जिसे आप सियासतदान कहते हैं, इनको भी फौज लाइए। किसको नहीं पता ये? लेकिन आप इस वक्त देखें किस बात की जरूरत है। छोड़ें सारी बातों को, कोई फायदा नहीं होगा ये कहानियां सुनाने से। हमें भी पता है, सबको पता है। हम भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की फौज को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आधा मुल्क हम गवा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े होके और इंटरनेशनल आप मीडिया में और वीडियो लिंक के जरिए सारी दुनिया को सुना रहे हैं कि हमारा सिपह सलार जो है वो सही आदमी नहीं है। सबको पता है ये हुआ है। और पाकिस्तान की फौज को भी इस पे सोचना चाहिए। जो गलतियां हुई उसको दोहराना नहीं है। लेकिन आज की क्या जरूरत है, आज की क्या डिमांड है, पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है? हमारे चारों तरफ बॉर्डर के ईस्ट में भी वेस्ट में भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं। बॉर्डर पे हमारे फौजी मर रहे हैं। किसी को ख्याल है? ये बेगैरत लीडर, मुल्क के गद्दार, कोई एक स्टेटमेंट आया है जो अभी लोग शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज के? ये किसी के किसी के बेटे नहीं है? इनके माँ बाप नहीं है? कोई एक लफ्ज भी आपके मुंह से आया? और फिर ये कि किस चीज का इंतजार कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? वो अपने टाइगर फोर्स, अरे भाई पुलिस कहाँ गई पाकिस्तान की? ये टाइगर फोर्स, फलाना फोर्स, ये फोर्स, काम क्या कर रहे हो? आपको, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप इनको कोई भी दफा लगा के बंद करो। कैसे आप इजाजत दे रहे हो? वो एक खड़ा होकर कराची में बातें कर रहा है, गद्दार वतन अफगानी, जो अपने आप को पठान कहता है, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। वो कहता है कि जी उर्दू, उर्दू क्या है, उर्दू कौन सी जबान है? तासुब का हाल देखें आप। ये सिर्फ इसलिए तासुब करते हैं कि एक तबका है जिसकी मादरी जबान भी उर्दू है। लेकिन बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले कहा था कि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू होगी, और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू की अगर खिदमत की है सबसे ज्यादा तो पंजाब ने की है। पंजाब ने इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं, राइटर्स पैदा किए हैं। ना किसी किसी पाकिस्तान की आवाम को, किसी तबके को कोई प्रॉब्लम नहीं है उर्दू के बारे में। लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन स्टेज पे खड़े होके फितना पैदा करना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू पे पाकिस्तान के किसी भी तबके को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, इशू है तो उनको है जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं आज के दिन, आज की तारीख में, आज जो मसला है वो ये मसला ये नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। मसला ये है कि इनको सजा क्यों नहीं मिल रही। ये मसला है। आवाम ये देख रही है, आवाम पिस गई है। आवाम फिर भी इस हुकूमत का साथ देना चाहती है। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी ख्वाहिशात के साथ लोग इमरान खान को लेकर आए थे। मैं भी उनमें से था जिन्होंने इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिखे कि एक तब्दीली आ रही है। हमने भी लिखे, हमने भी कहते हैं और अब भी चाहते हैं कि इसकी हुकूमत कामयाब हो। लेकिन जो अवामी मसले हैं, जो बुनियादी मसले हैं, उस पर गौर किया जाए। ये तकरीरों का वक्त नहीं है, इनके ऊपर एब्डोमेन लगाया जाए। शायद लोगों को पता नहीं हो कि भुट्टो ने कितना सख्त जो है वो बर्ताव किया था अपोजिशन के साथ। हालांकि उस वक्त ये मसले नहीं थे उनके साथ, उन पर जाली केस बना के बंद कर दिया था। वजीर आजम का एक पावर होता है, आपको पावर लोगों ने दे दिया। अब आपको किसी ऑडियम एडिटोरियम में बैठ के तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि आप दूसरा इमरान खान होगा, तो 2 साल क्यों लगे दूसरा इमरान खान बनने में? और क्या दूसरा इमरान खान होगा? प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। जिस प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं चला कि उसका पावर क्या है, वो क्या करेगा हमारे मुल्क के लिए? कुछ लोग आके, गुंडे लुटेरे गद्दार वतन आके कायद के मज़ार पे बेहुरमती करते हैं, और हमारे वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं, हमारे सिपह सलार साहब क्या कर रहे हैं? सिपह सलार के हाल के खिलाफ बातें करते हैं। सारी दुनिया देख पे वो न्यूज चलती है। क्या किया? और उनके उनके हवारी नवाज शरीफ के, जरदारी के, ये इसके पीछे जरदारी है।
ये जरदारी है जिसने नवाज शरीफ को बोला कि तुम बोलो ऐसे। ये सब गद्दार वतन है ये। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, उसके पीछे भी जरदारी था, उससे करवाया गया ये, उसको लालच देके। लेकिन जब उसने किया तो उसको फॉलोअर्स ने जूते मारे उन लोगों के। लेकिन आज उसके कई लोग जो अभी भी अल्ताफ हुसैन से सिंपैथी रखते हैं, वो पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं। मतलब कोई शर्म नहीं है। आप लोगों के लिए चाहे कोई भी हो, आप लोगों के लिए हुकूमत ज़्यादा करीब, ज़्यादा आपको चाहिए। आपको आपका आपका टारगेट हुकूमत है। इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा फिर मिल जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान रहेगा तो मिलेगी ना। एक पूरा टोला है जो पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे लगा हुआ है, क्यों? सोचें ज़रा क्यों? इनको क्या तकलीफ़ है पाकिस्तान की फ़ौज से? इनको तकलीफ़ ये है कि ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज है हमारे पास बस। ना हमारे पास आज़ाद अदलिया है, करप्ट अदलिया है हमारे पास, ना हमारे पास पुलिस सही है, करप्ट पुलिस है हमारे पास, जो सही तरह से कंट्रोल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ऐसी हो जो पाकिस्तान में नज़्म-ओ-ज़ब्त और पाकिस्तान में अमन कायम कर सके। कौन है? सिर्फ़ फ़ौज है। जब हमारे कोई मुल्क में कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो हमारे पास कोई इदारा नहीं है जो उससे निपट सके। कौन है? सिर्फ़ फ़ौज है। और ये ज़लील के बच्चे फ़ौज को बुरा कहते हैं। सॉरी माय लैंग्वेज, मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा है कि हमारी गवर्नमेंट हुकूमत क्या कर रही है। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही है। वो उसके लीडर आके कराची में जलसा करते हैं। कैसे आपने इजाज़त दी? और अगर आपके हाथ में नहीं है, आप बोलते हैं कि सिंध गवर्नमेंट खत्म करो सिंध गवर्नमेंट को। हमें पाकिस्तान चाहिए। हमें ये सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और आपको कब समझ आएगी बात ये? किस मसले में पड़े हुए हैं? बाजवा साहब किस किस मसलत में पड़े हुए हैं? आपका कोई क्लियर कट बयान नहीं आया नवाज शरीफ के बयान के बाद, जो उसने आपके खिलाफ बातें की हैं। जब अल्ताफ हुसैन ने ये बात की और ठीक है एक्शन लिया, लेकिन खाली अल्ताफ हुसैन ने तो नहीं किया दुनिया में, पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक। आज तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपको वो नजर नहीं आते? आपको ये नजर नहीं आ रहे? एक ही आदमी था जिसको आपने बंद कर दिया तो बाकी सब क्लीन हो गया सब कुछ। फिर जब ये बातें होती हैं तो फिर हमारे जैसे लोग जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि हम ताज्जुब फैला रहे हैं। नहीं, आपने अल्ताफ हुसैन को इसलिए सजा दी और सजा मिलनी चाहिए थी, मैं कह रहा हूं आपसे। और जब ये हुआ तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ठीक किया। मैं उनमें से हूं, जब अल्ताफ हुसैन का पीक पे 90s में अ, उसका टेका था कराची में, तो उस वक्त मैं अपने प्रोग्राम करता था, आर्टिकल लिखता था कि ये गलत पॉलिसी है, हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन कोई पाकिस्तानी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपको सिंधु देश के लोग नजर नहीं आते? आप ये कादिर मक्सी और ये फलाना और ये मिर्जा और ये नजर नहीं आते जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए हुए हैं? ये आपको नजर नहीं आते? आपने उनमें से कईयों को सेनेटर और वजीर वजारतें दी हुई हैं, ये आपको नजर नहीं आती? आप बिला तफरीक उन लोगों को, उनको पनिशमेंट दें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के इदारों को पता है, हमारी कितनी अफसोसनाक बात है कि एक तरफ तो हमारी खुफिया एजेंसी ISI है, जो दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, दुनिया की नंबर 1। और दूसरी तरफ हमें ये पता नहीं कि कौन कर रहा है ये। सब पता है ISI को। किस लिए आप लोग मसलियतों में पड़ते हैं? पाकिस्तान में ये तमाम एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स और ये जो 11 जमातें जो एंटी पाकिस्तान है, इनके तमाम जलसों पे बैन होना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे होने चाहिए कायम, और एक्शन होना चाहिए। इमरान खान साहब, लोगों ने आखिरी उम्मीद के तौर पे आपको वोट दिया था, अब लोग मायूस हैं। आप फोकस करो, पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी उनके जो मसाइल हैं वो दो, महंगाई कम करो, मुलाजमतें निकालो, इस पे ध्यान दो आप। और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को मजबूत करो, फौज को लेकर आओ, बंद करो इनको, उठा के केसेस बनाओ इनके ऊपर। आपको आपको समरी कोर्ट्स बनानी चाहिए,
अर्जेंट कोर्ट बनानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते हैं ये। आप खत लिखें चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस को खत लिखें कि हमें ये चाहिए, हमें फैसले के 1 महीने में। और अगर वो नहीं करते तो स्पेशल कोर्ट बनाए जाए, इनको बंद किया जाए एंटी पाकिस्तान केसेस के ऊपर। और फिर जब ये बातें जो लोग करते हैं मेरे जैसे लोग, तो लोग कमेंट शुरू कर देते हैं हमारे खिलाफ कि फलाना है ढिमका है ये। हमारी आवाम भी ऐसी है। आपको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं ये लोग? सब लोगों को सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए बैठकर। और जब कोई मसले हैं अगर उनको हाईलाइट किया जाता है तो उस पर सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो बात कर रहा है, कराची में क्या हाल हुआ है, ये कराची का सिंध का शहरी तबका है महाजिर उर्दू स्पीकिंग, जिसकी वजह से सिंध अभी तक पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। वरना सिंधु देश के जो एलिमेंट्स हैं, जो ये पीपल्स पार्टी की सिंध के लोग हैं, ये सारे एंटी पाकिस्तानी हैं। ये तो अगर महाजिर सिंध में नहीं होते तो ये खत्म कर देते, ये काट के ले आते ये भारत के साथ मिलके। कोशिश भी की है इन लोगों ने, बल्कि इन्होंने उस तबके को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की अल्ताफ हुसैन के जरिए। लेकिन उस तबके ने लात मार दी अल्ताफ हुसैन पे कि पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते हम। तो आपको उनको मजबूत करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि भाई इनको मुस्तहकम करो, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। कराची को मुस्तहकम करो, इनके चुंगल से, लुटेरों के चुंगल से निकालो कराची को। तो आप लोगों की ये हुकूमत और ये एजेंसीज और ये वफाक को बात समझ में नहीं आ रही। बात ये, जब हम बात करते हैं कि कोटा सिस्टम खत्म करो, आपने पढ़े लिखे लोगों को दीवार से लगा दिया। तालीम खत्म हो गई सिंध में, सेहत खत्म हो गई सिंध में, इदारे खत्म हो गए सिंध में। क्यों? आपने खुद किया है। आपने काबिल लोगों को तो उठा के कोटा सिस्टम के जरिए दीवार से लगा दिया। जब आप किसी एक पढ़े लिखे तबके को, मुहिब वतन तबके को, जो पाकिस्तानी हैं, जिनके पास कोई सूबा नहीं है, उनको दीवार से लगाएंगे और जाली किस्म के, लुटेरे किस्म के एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को आप लाके पार्लियामेंट में बिठाएंगे, अपनी हुकूमत के साथ उनको हिस्सेदार बनाएंगे, तो यही होगा। लिहाजा मेरी अपील है इमरान खान साहब से, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, आप एक ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप इबादत भी करते हैं, आप दुआ भी मांगते हैं, सारी बातें सही हैं, कोई इससे इनकार नहीं करता। लिहाजा आप हिम्मत पकड़ें, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, लोगों के उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। कराची ने आपको 14 सीटें दी हैं, लोग मायूस हैं और आइंदा वो किसी भी एतबार नहीं करेंगे आपके बाद। तो इस पे सोचें, यही मेरा मैसेज था। उम्मीद है ये आप आगे भी पहुंचाएंगे और मेरी बात को सुनेंगे आप। ये बात नहीं कहेंगे अतीकुल हसन कह रहा है, आप ये सोचें कि एक सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी का ये बात है, ये इसको आगे पहुंचाएं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।